नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बीपीएससी 67वीं का एग्ज़ाम जो आपका रद्द हो चुका है, उसमें तमाम विषयों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसे एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले आपको बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, उसके बाद साइंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से पूछे गए थे ज़्यादा क्वेश्चन और किस बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तमाम बातों को डिस्कस कर दिया गया है। आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लें ताकि आप री एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए आपको तो वो आप पढ़ सके। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी से संबंधित तमाम क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तीनों टॉपिक से थोड़े से डीप लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तमाम बातें को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए री एग्ज़ाम के लिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, ये ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं था। अगर आप अच्छे से पॉलिटी को पढ़े हैं तो इसका आसानी से जवाब दे सकेंगे। आपको पता होगा 11वीं अनुसूची आपको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था और इसमें 29 चीज़ों को शामिल किया गया था, जिसमें आपका पुस्तकालय भी था, ईंधन और चारा भी था, इसके बाद आपका तकनीकी प्रशिक्षण भी था। लेकिन जो नहीं था वो पूछा गया है, तो उसमें ग्रामीण खेल का जिक्र नहीं था। याद रखना है कौन कौन से 29 चीज़ शामिल हैं, वो तो अभी आपको हम बता नहीं सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ आपको रफली बता देते हैं। जैसे पुस्तकालय हुआ, ईंधन और चारा हुआ, तकनीकी प्रशिक्षण हुआ, ग्रामीण विकास हुआ, कृषि विकास हुआ, वन विकास हुआ, आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद बाजार एवं मेले हुआ, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हुआ। ये तमाम बातें जो है इसमें शामिल की गई है। अगर आप 29 चीज़ें कौन कौन से हैं, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हम टेलीग्राम पे उसका लिस्ट दे देंगे, आप देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन वो पूछा गया था वो था आपको संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है। काफ़ी ही टफ क्वेश्चन इसे माना जाता है। जब बजट पेश होता है तो उससे पहले सभी विभाग अपनी अपनी मांगें मांगते हैं। हर विभाग की एक से ज़्यादा भी मांगें हो सकती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कितनी मांगें पेश की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। आपको बता दें, इससे पहले जब 2009 और 10 में बजट पेश किया गया था तो उसमें कुल अनुदान मांगे थी आपको 105। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़े हैं तो इसे अच्छी तरह से बना सकेंगे। राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था आपको 1953 ईस्वी में। इसी में था एक आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम। याद रखेंगे, जो बात आपको बता रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे अगले एग्जाम के लिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये प्रारंभ किया गया था आपको 1952 ईस्वी में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा आपका 1953 ईस्वी में। इन दोनों का ही अध्ययन के लिए जो है आपको बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अध्ययन के लिए किसका गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का। और बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और सुझाव दिया त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का। और बता दें आपको, इस सुझाव के बाद 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। और आपको पता ही होगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। उसी से संबंधित है राष्ट्रीय आपको विस्तार सेवा। इसके बाद वर्ष 1993 में जो है आपको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया। तो इन तमाम बातों को आपको याद रखना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पहले नंबर पे आपका आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आपका पंचायत समिति, उसके बाद आपका जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय है, याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। एमएलसी जो होता है वो किसी भी राज्य विधान परिषद का सदस्य होता है। एमएलसी के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है आपको। इसमें आपको बता दें एमएलसी से संबंधित कुछ तथ्य। एमएलसी बनने के लिए आपकी उम्र जो है न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। एमएलसी का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है। और 6 राज्यों में आपको बता दें विधान परिषद की व्यवस्था है, जिसमें आपको यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और इसका जो चुनाव होता है वो आपको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत होता है, जिसमें आप जो है आम जनता इसमें वोटिंग नहीं कर सकते। इसमें आपके चुने हुए प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं, जैसे पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, आपको जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ये सब इसमें वोटिंग करते हैं, आपको याद रखना है।
और क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके जो है निर्वाचन में किस श्रेणी से सदस्य नहीं चुने जाते हैं। तो 1/3 जो होते हैं वो आपको स्थानीय निकाय पंचायत के सदस्य, उसके बाद आपको नगर पालिका सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं, और उसके बाद आपको 1/12 भाग आपको राज्यों के शिक्षक जिसे 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, माध्यमिक विद्यालय से ऊपर के शिक्षक होने चाहिए। उसके बाद आपको इसमें स्नातक के बारे में कहा गया है, 1/12 भाग स्नातक होने चाहिए। उसके बाद शेष जो है उसमें राज्यपाल के द्वारा आपको नियुक्त किए जाते हैं। तो ये तमाम बातें हैं, और जो नहीं चुने जाते हैं वो आपका उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं। तो याद रखना है ऑप्शन डी। कौन कौन चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय पंचायत के सदस्य, शिक्षक 1/12, स्नातक 1/12, बाकी जो शेष बचे वो आपको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये तमाम बातें आपको याद रखना है। काफ़ी डीपली क्वेश्चन था, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर होगा अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं से इसका संबंध है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। अगर आपने पढ़ा है अनुच्छेद 300 तो आप आसानी से इसका हल कर पाएंगे। पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये आपको पता ही होगा, वाद और मुकदमे कार्यवाही से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। और आपको पूछ देगा कि महान न्यायवादी किससे संबंधित है? तो ये आपको आर्टिकल 76। व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 302। तो ये तमाम बातें इससे संबंधित है, आपको याद रखना है। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। इसके बाद हम लोग लाएंगे अर्थशास्त्र में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन, 3 टॉपिक के क्वेश्चन आपको काफ़ी ही डीपली पूछे गए थे। तो तीनों को देखेंगे किन किन टॉपिक को आपको अगले एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो ये आपको पता ही होगा, भारत की जो न्यायिक प्रणाली है ये आपको आम कानून यानी कॉमन लॉ पर आधारित है। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका कर्तव्य क्या होता है? न्याय प्रशासन, जनहित याचिका, संविधान के संरक्षण। ये आपको भारत की न्यायिक प्रणाली का कर्तव्य है। याद रखना है किस पे आधारित है? ये आम कानून कॉमन लॉ पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन है, इजी ही मान सकते हैं इसे। ये आपको कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। याद रखेंगे महाराष्ट्र में। लोकायुक्त के बारे में आपको कुछ बात बता दें, इसे जो है आपको लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के माध्यम से स्थापित किया गया था। लोकायुक्त का जो अर्थ होता है वो होता है आपको लोक जोर आयुक्त। याद रखेंगे लोक जोर आयुक्त, यानी भारत के राज्यों द्वारा गठित एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। और इसका गठन जो हुआ था वो आपको ओम्बुड्समैन की तर्ज पर ही किया गया था। और इसका जो कार्यकाल होता है ये आपको 5 वर्षों का होता है। याद रखेंगे, ये आपको लोकायुक्त से संबंधित तथ्य हैं। और चलिए कुछ बता देते हैं आपको इसके बारे में। लोकायुक्त अधिनियम को पारित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, लोकायुक्त अधिनियम को पारित करने वाला पहला राज्य था, लेकिन स्थापित आपको कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। इन बातों को आप याद रखेंगे। और अभी वर्तमान में दिल्ली को मिलाकर कुल 18 राज्यों में लोकायुक्त स्थापित है। याद रखेंगे 18 राज्यों में, जिसमें आपको हो गया महाराष्ट्र है, यूपी है, राजस्थान है, बिहार है। इन तमाम राज्यों में जो है आपका लोकायुक्त स्थापित है। और सबसे मजबूत लोकायुक्त किस राज्य का है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखेंगे आप किस राज्य का? कर्नाटक राज्य का जो लोकायुक्त है वो सबसे मजबूत माना जाता है। तो इन तमाम बातों को आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है वो है एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए कितना घुमाया है, 1990 के दशक। 1990 से लेकर आपको कब तक पूछा गया है? 2000 तक। इसमें पूछा गया है आपको 1999 और 2000 के समय जो है आपका एएस आनंद किस पद पर कार्यरत थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तभी थे आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। याद रखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इसका जो कार्यकाल था एएस आनंद का वो आपको था 1998 से लेकर 2001 तक। 1998 से लेकर 2001 तक जो है एएस आनंद भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। काफ़ी ही डीप क्वेश्चन पूछा गया था। आपने अगर मुख्य न्यायाधीश के तमाम कार्यकाल वाले व्यक्तियों को देखा होगा तब आप इस क्वेश्चन को बना सकेंगे। अमूमन आदमी को याद रहता है पहले कौन थे और अंतिम कौन है, कितने नंबर के हैं आपको, जैसे एन.वी. रमन्ना अभी वर्तमान में है वो कितने नंबर के हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अमूमन याद रहता है। लेकिन क्वेश्चन आपको एएस आनंद के बारे में पूछ लिया तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन, इसको मान के चला जाए।
तो आपको बताया कि 1998 से लेकर 2001 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे। और पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो आपको थे एच.जे. कानिया, याद रखेंगे एच.जे. कानिया। और अभी वर्तमान में कौन है? आपको एन.वी. रमन्ना। कितने नंबर के हैं? 48वें नंबर के, याद रखेंगे आप। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में देखिए, आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि जो बाइडन जो है कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बनती है, तो याद रखेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया है? इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है वित्त आयोग से। देखिए आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन वित्त आयोग से ही संबंधित है। तो इसमें आपको बताया अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहे हैं और उसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं आपका एन.के. सिंह। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि पहले वित्त आयोग कौन थे, तो वो आपको थे के.सी. नियोगी, याद रखेंगे। और वित्त आयोग में जो सदस्य हैं वो आपको कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य में आपको याद रखना है, इन्हीं सदस्यों में से एक थे आपको शक्तिकांत दास। जब वो आरबीआई के गवर्नर बने तो यहाँ से वो चले गए, उसी के जगह पे आपको आए थे अशोक कुमार लाहिड़ी, जो अंशकालिक रूप से वित्त आयोग के सदस्य थे। तो अशोक कुमार लाहिड़ी थे, उसके बाद आपको रमेश चंद्र थे, अजय नारायण झा थे, एक थे आपको अनूप सिंह। तो ये 4 जो है आपको वित्त आयोग के सदस्य थे। जिसमें नहीं थे वो थे आपको सुदीप्तो मुंडले। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है मिलान करो पूछा गया है, जिसमें है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ये आपको केंद्र राज्य संबंध, देखिए पहला का 3 ऑप्शन देखिए आप, पहला का 3, पहला का 2, पहला का 4, पहला का 1। अगर आप सिर्फ एक ही जानते हैं तो ऑप्शन ए को टिक कर सकते थे, लेकिन इसमें ऑप्शन ई भी है, वो खतरे का घंटी है, इसीलिए जो है सभी को हमें समझना होगा। तो सरकारिया आयोग आपको बताया केंद्र राज्य संबंध, सी रंगराजन समिति ये आपको गरीबी माप, और पारेख समिति आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इसके बाद आपको नरसिम्हन समिति ये आपको बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए आपको वित्त आयोग के बारे में कहे, आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, किसी भी बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, ये गलत बात है, यह एक संवैधानिक निकाय है, याद रखना है संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है, बिल्कुल सही बात है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, गलत, 1951 में स्थापित किया गया था, याद रखना है। तो ये जो है आपका 2 और 3 ये आपका सही है, बाकी दोनों गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 2 और 3। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका अंतरिम सरकार। अगर आप भारत का संवैधानिक विकास पढ़े हुए हैं, पहला ही चैप्टर है आपका पॉलिटी का, तो अंतरिम सरकार से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अंतरिम सरकार ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? 2 सितंबर आपको 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया, जिसमें आपको राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उसके पास विभाग था खाद्य एवं कृषि विभाग, याद रखेंगे खाद्य एवं कृषि विभाग। और जवाहरलाल नेहरू के पास आपको कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी विभाग इनके पास था, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले इनके पास थे। इसके बाद आते हैं वल्लभ भाई पटेल, उनके पास जो है आपको गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय। इसके बाद बलदेव सिंह के पास आता है शिक्षा मंत्रालय, याद रखेंगे। और वित्त मंत्रालय आपको किसके पास आता है? लिकायत अली के पास आता है। आशफ अली के पास आपका आता था रेलवे मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय आपको सी राजगोपालाचारी के पास आता था। तो ये तमाम बातें आपको याद रखना है, अंतरिम सरकार से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपको बताया ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया था जैसा कि बताया। इसमें पूछा गया है वित्त मंत्री, आपको अभी बताया कौन थे? लिकायत अली खान। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन मंत्रालय मिला था? आपको गृह और सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय। जवाहरलाल नेहरू को आपको बताया कौन सा मंत्रालय? ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी विभाग इनके पास था। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो काफ़ी सिंपल सवाल है, लद्दाख की कोई अपनी विधायिका नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। तो टोटल क्वेश्चन में 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप आसानी से हल कर पाएंगे। बाकी बचे जितने क्वेश्चन हैं वो थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरे अंदर से पूछे गए थे। अगर आपने पूरी अच्छी तरह से तैयारी नहीं की है तो आप उस क्वेश्चन में आसानी से फंस जाएंगे। अब आपको री एग्ज़ाम के लिए क्या करना है? री एग्ज़ाम के लिए जो है पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, और कोई भी बात को, जैसे वित्त आयोग हुआ, आपको पंचायत हुआ, इसके बाद आपका भारत का संवैधानिक विकास हुआ, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, विधान परिषद से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको जो है थोड़ा सा
एम लक्ष्मीकांत का जो बुक आता है उसको थोड़ा सा फॉलो करिए, उसमें थोड़ा सा डीप लेवल का जो है क्वेश्चन बताया गया है, और अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आसानी से इस सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। अब ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद इकोनॉमिक्स काफ़ी ही टफ रहा, इकोनॉमिक्स काफ़ी ही डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसे हम लोग देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।